नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। सबसे पहले बात करते हैं ठाकरे परिवार की, जिसके बीच में जंग छिड़ी। राज ठाकरे ने घेरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। दरअसल बाला साहेब ठाकरे का पुराना वीडियो राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें बाला साहेब कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर और सड़क पर नमाज दोनों को हमारी सरकार आने के बाद हटवा दिया जाएगा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अब अपील की है और कहा कि सालों पहले बाला साहेब ने कहा था कि सभी लाउड स्पीकर्स को बंद करने की जरूरत है। क्या आप इसका पालन करने जा रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब के सुपुत्र हैं और शिवसेना आज उन्हीं के अंतर्गत काम करती है। और जो सपना बाला साहेब ठाकरे ने उस वक्त देखा था जब उनकी सरकार नहीं हुआ करती थी, और वो कहते थे कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन सड़कों पर नमाज नजर नहीं आएगी, जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन लाउड स्पीकर मस्जिदों पर नजर नहीं आएंगे। वो ये कहते थे कि धर्म किसी भी तरीके से विकास की राह पर आड़े नहीं आने दिया जाएगा, और अगर हिंदू धर्म की परंपरा भी अगर विकास के बीच में आएगी तो उन्हें भी बदला जाएगा। अब ये सवाल राज ठाकरे इस वीडियो के जरिए उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं कि क्या वो बाला साहब के सपने को पूरा करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आज शिवसेना की सरकार है और बाला साहब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के लोगों को बताया कि क्या होने वाला है, क्या बाला साहब के सपने को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही राज ठाकरे ने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। रेलवे का हर घर झंडा अभियान। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अलग होगा नजारा। स्वतंत्रता दिवस पर हर रेल कर्मी के घर फहराया जाएगा तिरंगा। आसपास के लोगों को भी घरों पर झंडा लगाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। इस संबंध में रेल बोर्ड ने सभी रेलवे जोन को दिशा निर्देश भेजे हैं, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन बात करते हैं ट्विटर की चिड़िया की, जो अब मस्क की हो चली है। लेकिन क्या मस्क की होते होते ट्विटर की चिड़िया महंगी हो चली है? ये सवाल खड़ा हो चला है। दरअसल अब मुफ्त में नहीं रहेगी ट्विटर की सेवाएं। एलन मस्क ने इसका ऐलान कर दिया है। हालांकि ट्विटर को सशुल्क करने का इरादा कोई नया नहीं है। अभी भी प्रीमियम सेवा यानी कि ट्विटर ब्लू के नाम पर पैसा लिया जाता है। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में ऐसे संकेत दिए हैं। ट्विटर के व्यावसायिक सरकारी यूजर्स के लिए मामूली शुल्क तय किया जा सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप आम उपभोक्ता हैं तो पहले की तरह अभी भी ट्विटर का इस्तेमाल आप निःशुल्क कर पाएंगे, मुफ्त कर पाएंगे। हाल ही में ट्विटर को दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला के सीईओ मस्क ने खरीदा है। काबिलियत दरअसल शोहरत की मोहताज जरूरी होती है, लेकिन पैसों की नहीं। झारखंड की बेटी का कमाल और माड़ भात खाकर मिसाल पेश की। नाम है अनीता कुमार, जिसने पाई पीका अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। रांची के और माझी गांव के बेहद गरीब परिवार से अनीता ताल्लुक रखती है। एक कामकाजी महिला है। अनीता की मां आशा टीन की छत का घर उनके पास है, पक्का मकान तक नहीं है। अनीता कुमारी का यहां तक पहुंचना उनके लिए यकीनन आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि मुफलसी के तौर पर जहां 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो, वहां सपनों को पूरा करना बेहद मुश्किल होता है। अक्सर सपने टूट जाते हैं। फुटबॉल में अपना करियर बनाने वाली अनीता को ताने मारे जाते थे। यहां तक कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान कांच के टुकड़े भी फेंक दिए जाते थे, लेकिन तब भी अनीता ने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग में डटी रही, क्योंकि सपनों को पूरा करना था, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना था। ये दिखाना था कि बेटी अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकती है। अनीता की छोटी बहन विनीता भी एक फुटबॉल खिलाड़ी है। दरअसल टूर्नामेंट के लिए झारखंड की 7 बालिकाओं का चयन 16 देशों की टीमें होंगी। 2022 फीफा वर्ल्ड अंडर 17 महिला विश्व कप में शामिल।
11 से 30 अक्टूबर के बीच भुवनेश्वर की कलिंग, मडगांव की नेहरू और नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में मुकाबले खेले जाएंगे। क्या वाकई में कोरोना के बाद के साइड इफेक्ट जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं? ये सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि कोरोना के बाद देश में मौत का ग्राफ बढ़ा है। 2020 में जन्म 6 लाख घटे हैं, लेकिन मौतें 5 लाख बढ़ गई। 2020 में कुल 2,42,00,000 बच्चे पैदा हुए, 81,01,000 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्रालय ने CRS 2020 की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जन्म लेने वालों में लड़के 4% ही ज्यादा हैं। मृतकों में महिलाओं की तुलना में पुरुष 20% ज्यादा हैं। नवजातों की मौत में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, हालांकि महाराष्ट्र में आंकड़े भी कोरोना के सबसे ज्यादा थे। राजस्थान 5वें पायदान पर है और यह चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि राजस्थान आबादी के हिसाब से काफी नीचे आता है, जबकि सबसे ज्यादा मौतें और जन्म के आंकड़े में यूपी नंबर 1 है। गांव के मुकाबले शहरों में नवजातों की ज्यादा मौत हो रही है। अब इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। जबकि शहरों के अंदर तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, शहरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं, शहरों में चिकित्सा व्यवस्थाएं आपके कदमों की दूरी पर है, बावजूद इसके शहरों में मौतें ज्यादा हो रही हैं। गांव में आज भी लोग सुरक्षित हैं। RSS की राह पर आम आदमी पार्टी चलती हुई नजर आ रही है। यूपी में 10,000 तिरंगा शाखाएं लगाएगी आम आदमी पार्टी। यूपी में अब RSS की शाखाओं के विरुद्ध तिरंगा शाखाएं होंगी। अरविंद केजरीवाल की तिरंगा शाखाएं होंगी। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि इस साल यूपी में 10,000 तिरंगा शाखा लगाई जाए। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन के आधार पर वास्तविक राष्ट्रवाद लोगों के मन में बैठाया जा सके, यानी कि अब राष्ट्रवाद भी पार्टियों के हिसाब से अलग अलग होगा। बीजेपी का राष्ट्रवाद अलग होगा, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद अलग होगा और कांग्रेस का राष्ट्रवाद अलग होगा। हमारे लिए राष्ट्रवाद का मतलब जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, वही राष्ट्रवाद। बीजेपी में शामिल हो गए कर्नाटक विधान परिषद के सभापति होराती। मंगलवार को अमित शाह के साथ बसवराज होराती ने मुलाकात की। इस दौरान जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बन सकते हैं होराती। पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बन सकते हैं। GST के दायरे में महंगे शौक आने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं, अगर आप कैसीनो के शौकीन हैं, अगर आप घुड़दौड़ के शौकीन हैं, तो जेब जरा ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इन तमाम चीजों पर 28% GST लग सकता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 18% GST लगता है और इन पर GST के मूल्यांकन के लिए राज्यों के मंत्रियों की समिति बनी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में समिति ने 28% GST लागू करने की घोषणा की। और अब बात करते हैं आदित्य फडणवीस के लेख की, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए कठिन होती जा रही डगर, बिजली संकट से निपटना प्राथमिकता, राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ी हैं। स्थानीय चुनाव में 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में BMC सहित स्थानीय निकायों के चुनाव में देर होगी। पहली बार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। आम धारणा यह है कि महाराष्ट्र में है शिवसेना के मुख्यमंत्री, लेकिन सरकार चला रही सहयोगी पार्टी राकांपा। सरकार में उद्धव ठाकरे की तुलना में अजीत पवार का दखल ज्यादा है और इस वजह से शिवसेना अपने आप अपने ही एजेंडों को लेकर सवालों की घेरे है। क्या गुजरात में कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गुजरात के आदिवासी नेता अश्विन कोतवाल ने कांग्रेस छोड़ दी।
विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और कमल का दामन थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हुए। कोतवाल का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुरोध किया था, बीजेपी में आने का अनुरोध किया था। इसके बाद मोदी भक्त बन गए हैं कोतवाल। साबरकांठा जिले में 3 बार विधायक रही हैं अश्विन कोतवाल और गुजरात के अंदर चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर जाएंगे तो सवाल संगठन पर खड़े होंगे। लेकिन सवाल इन सबके बीच में यह भी है कि क्या महज अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अश्विन कोतवाल ने कांग्रेस छोड़ दी है, या फिर उनको लगता है कि आगामी चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी और सत्ता के साथ बना रहना सियासी तौर पर ज्यादा बेहतर। हालांकि ये बता पाना मुश्किल की प्रमुख वजह क्या रही, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में वो शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद दावा किया है, कोतवाल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे अनुरोध किया था, बीजेपी में आने का अनुरोध किया, उन्होंने स्वीकार कर दिया। इसके बाद वो मोदी भक्त बन गए हैं। 3 बार विधायक रहे हैं अश्विनी कोतवाल साबरकांठा से। और अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में चुनावी तैयारी के मद्देनजर नेताओं के दौरे। इस हफ्ते तेलंगाना का दौरा करेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। गुरुवार को महबूब नगर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 14 मई को तेलंगाना का दौरा कर सकती हैं गृह मंत्री अमित शाह। वहीं बीजेपी की प्रजा संग्राम यात्रा में भाग ले सकते हैं अमित शाह। कुल मिलाकर मान लीजिए कि तेलंगाना के अंदर सियासी पारा गर्म होने वाला है, क्योंकि अब सियासतदान वहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज या कहें कि कांग्रेस में वर्तमान स्थिति में भी जिन्हें अघोषित अध्यक्ष माना जाता है, राहुल गांधी भी दौरा करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी दौरा करेंगे, जिनके लिए कहा जाता है कि वो अभी भी संगठन पर ज्यादा पकड़ रखते हैं। कांग्रेस से सिर्फ बीजेपी नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ भी कांग्रेस के नेताओं के रुझान है। बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के संपर्क में 2 पूर्व कांग्रेस के सांसद महाविकास आघाड़ी सरकार और बीजेपी मंच से आमने सामने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में चुपचाप जनाधार बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी। 2 पूर्व सांसदों सहित 3 कांग्रेसी नेताओं से आम आदमी पार्टी ने संपर्क किया है। इनमें से एक मुंबई के पूर्व सांसद और एक पश्चिमी महाराष्ट्र के पूर्व सांसद। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रीति शर्मा मेनन का दावा है राकांपा और मनसे के नेता भी आम आदमी पार्टी के संपर्क में है और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी जड़ों को फैला रही है। दिल्ली से निकलकर पंजाब से उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, हिमाचल में तैयारी, यूपी के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी, राजस्थान में संभाग स्तर पर प्रोग्राम हो रहे हैं, गुजरात पर फोकस किया जा रहा है और अब महाराष्ट्र में भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, पीछे पहुंचाती है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां मुंबई मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। मंगलवार को बेंगलुरु में थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ लंच किया और इस मौके पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार, वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा। अमित शाह की बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक स्थगित हो। वहीं इस हफ्ते चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देंगे सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस है। नोटिस में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की चेतावनी है। बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से सोरेन की शिकायत की थी। राज्यपाल की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। हेमंत सोरेन पर एक खदान अपने नाम करवाने का आरोप है। और अब बात करते हैं राणा दंपति की, जिन्हें आखिरकार जमानत मिल गई है। नवनीत राणा को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। रवि राणा को भी सेशन कोर्ट से जमानत मिली है। मुंबई सेशन कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है।
राणा दंपति की बेल की शर्तें क्या हैं ये आपको बता रहे हैं। मीडिया से मामले पर बात नहीं करेंगे, जांच पर असर नहीं डालेंगे, 50,000 का मुचलका भरना होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, शर्तों का अगर उल्लंघन हुआ तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। 23 अप्रैल से राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद थे राणा दंपति।